जब दो प्रेमियों का रिश्ता टूटता है तो अक्सर वो एक दूसरे से अपनी चीज़ें वापस मांगते हैं। कोई कहता है मेरी किताबें लौटा दो, कोई कहता है मेरी अंगूठी वापस कर दो, कोई अपने पैसे मांगता है। लेकिन क्या आपने कभी किसी को अपनी यादें वापस मांगते सुना है? सावन के कुछ भीगे भीगे दिन, 116 चांद की रातें, बारिश की वो पहली खुशबू, या फिर किसी अपने के साथ बिताए हुए कुछ अनमोल पल। अगर कोई इंसान ये सब वापस मांगने लगे तो कई साल पहले हिंदी सिनेमा में एक ऐसा ही गीत लिखा गया था। एक ऐसा गीत जो गीत कम और किसी बिछड़े हुए प्रेमी को लिखा गया एक खत ज़्यादा लगता था। और जब ये गीत आर.डी. बर्मन के पास पहुंचा तो कहा जाता है कि उन्होंने हैरानी से पूछा, ये गाना है या चिट्ठी? लेकिन आगे चलकर यही गीत हिंदी सिनेमा के इतिहास का एक अमर गीत बन गया और उस गीत का नाम था मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप सुन रहे हैं दिल नए गीत पुराने, जहां मैं आपको सुनाता हूं पुरानी फिल्मों और गानों के अनसुने किस्से। 1987 में गुलजार अपनी फिल्म इजाज़त पर काम कर रहे थे। फिल्म रिश्तों, बिछड़ने और अधूरी रह गई भावनाओं की कहानी थी। एक दृश्य के लिए उन्हें ऐसा गीत चाहिए था जो प्यार का इजहार ना करे, बल्कि प्यार के बाद बची हुई यादों की बात करे। गुलजार ने कागज उठाया और लिखना शुरू किया, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। आगे उन्होंने लिखा, सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, 116 चांद की रातें। ये पंक्तियाँ खूबसूरत भी थी और भावनाओं से भरपूर भी। अब चुनौती थी इन शब्दों को एक गीत में बदलने की, और ये जिम्मेदारी थी हिंदी सिनेमा के सबसे प्रतिभाशाली संगीतकारों में से एक आर.डी. बर्मन पर। जब ये बोल पंचम दा तक पहुँचे तो उनकी पहली प्रतिक्रिया कुछ ऐसी थी जिसकी शायद खुद गुलजार ने भी कभी कल्पना नहीं की थी। कहा जाता है कि इन असामान्य बोलों को देखकर पंचम दा मुस्कुरा दिए और मजाक में बोले, यार गुलजार, अगली बार टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन भी ले आना। दरअसल पंचम दा को समझ ही नहीं आ रहा था कि इन शब्दों को धुन में कैसे ढाला जाए। ये पंक्तियाँ किसी फिल्मी गीत जैसी लग नहीं रही थी। न कोई तय मुखड़ा, न कोई अंतरा, न गीतों वाली पारंपरिक बनावट। ये रचना गीत से ज़्यादा एक कविता लग रही थी, और यही वजह थी कि पंचम दा उलझ गए थे। उन्होंने अपने करियर में सैकड़ों गीतों को धुन दी थी, लेकिन ऐसा गीत शायद पहली बार उनके सामने आया था। सवाल सिर्फ इतना था, क्या इस कविता को सचमुच एक गीत बनाया जा सकता था? और यही चुनौती पंचम दा के सामने थी। एक तरफ गुलजार के शब्द थे जिन्हें बदला नहीं जा सकता था, दूसरी तरफ संगीत था जिसे इन शब्दों के साथ न्याय करना था। लेकिन कहा जाता है कि शुरुआत में पंचम दा को इसका सिरा ही नहीं मिल रहा था, और तभी इस कहानी में एक ऐसी शख्सियत की एंट्री हुई जिसने इस असंभव सी लगने वाली चुनौती का हल ढूंढने में अहम भूमिका निभाई, और वो थी आशा भोसले। कहा जाता है कि कुछ देर बाद आशा जी ने खुद उन पंक्तियों को पढ़ना शुरू किया, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। शब्दों में एक अजीब सी कशिश थी, यादों की कशिश, बिछड़ने की कशिश, और शायद इसी एहसास में डूबकर आशा जी ने इन पंक्तियों को धीरे धीरे गुनगुनाना शुरू किया, जैसे कोई अपने अतीत से बात कर रहा हो, जैसे कोई अपने पुराने दिनों को पुकार रहा हो। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इस गीत की किस्मत बदल दी। आशा भोसले के अनुसार उसी गुनगुनाहट ने पंचम दा को इस गीत की धुन का पहला सिरा दे दिया। जिस गीत को देखकर कुछ समय पहले वो उलझन में थे, अब उसी गीत की धुन धीरे धीरे आकार लेने लगी थी। पंचम दा समझ चुके थे कि इस गीत को किसी पारंपरिक फिल्मी गीत की तरह नहीं बनाया जा सकता। यहाँ संगीत को शब्दों पर हावी नहीं होना था, बल्कि शब्दों के साथ उनका हाथ पकड़कर उनके पीछे पीछे चलना था।
और यही वजह थी कि मेरा कुछ सामान की धुन बाकी फिल्मी गीतों से बिल्कुल अलग बनकर उभरी। न उसमें अनावश्यक भव्यता थी, न तेज रफ्तार, न ही श्रोताओं को प्रभावित करने की कोई कोशिश। वो धुन बिल्कुल वैसी थी जैसी यादें होती है, धीमी, नरम और दिल में उतर जाने वाली। जब रिकॉर्डिंग का दिन आया तब सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद आशा भोसले के कंधों पर थी, क्योंकि ये सिर्फ एक गीत नहीं था, ये बिछड़ चुके रिश्ते की अधूरी बातचीत थी। एक ऐसा संवाद जो कभी पूरा नहीं हो पाया। और आशा जी ने इसे सिर्फ गाया नहीं बल्कि जिया। उनकी आवाज़ में दर्द भी था, याद भी थी और एक ऐसी नरमी थी जिसने गीत के भाव को और गहरा कर दिया। रिकॉर्डिंग पूरी हुई, गीत तैयार था, लेकिन शायद उस समय किसी को अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले वर्षों में यही गीत हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक अलग जगह बनाने वाला है। रिलीज़ के बाद इस गीत को श्रोताओं और समीक्षकों ने बहुत सराहा। आगे चलकर इस गीत के लिए गुलजार को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और आशा भोसले को भी उनके गायन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जिस रचना को देखकर कभी पंचमदा ने मजाक में टाइम्स ऑफ इंडिया कहा था, वही रचना आगे चलकर भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित गीतों में गिनी जाने लगी। इस गीत ने लोगों को अपने अतीत से मिलवाया। शायद यही वजह है कि इतने वर्षों बाद भी ये गीत पुराना नहीं लगता, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो उसके पास नहीं होता, लेकिन उसकी यादें उसके पास रह जाती है। एक पुरानी बारिश, एक पुरानी खुशबू, एक अधूरी बातचीत या फिर किसी अपने के साथ बिताए हुए कुछ पल। और शायद इसी वजह से गुलजार ने इस गीत में चीज़ें नहीं मांगी थी, उन्होंने यादें मांगी थी। क्योंकि चीज़ें तो वापस मिल सकती है, लेकिन यादें कभी वापस नहीं मिलती। और शायद यही इस गीत की सबसे बड़ी खूबसूरती है। आज इतने साल बाद भी जब ये गीत बजता है तो ऐसा लगता है मानो कोई हमारे अपने दिल की बात कह रहा हो। एक ऐसी बात जिसे हम महसूस तो करते हैं, लेकिन शब्दों में कभी कह नहीं पाते। अगर आप ऐसी अनकही कहानियाँ और सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी में छुपा है एक नया एहसास। फिर मिलेंगे एक और गीत, एक और कहानी और हिंदी सिनेमा की एक और अनसुनी दास्तान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।